एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे ना। पिछली वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था समझ में आया था। पिछली वीडियो में हम लोग क्या किए थे, तरंगों के बारे में जाने थे, उनके लक्षण क्या होते थे, ये सारी चीजें जानी थी कि आयाम क्या होता है, वेग क्या होती है, आवृत्ति क्या होते थे, तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं। ये बहुत सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। ये इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर तुम इस बात को 9 से शुरू करोगे तो फिर क्या था कि हम लोग बहुत बेसिक सी चीजों को जानते थे, वहां पे खत्म भी हो गया था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है और बहुत अच्छी चीजों को पढ़ना है, जो कि एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे भी जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कृषिका विकिरण की, मतलब ब्लैक बॉडी। अब ये ब्लैक बॉडी सुना तो था, लेकिन ये होता क्या है? कृषिका का मतलब होता है सांवला। अब विकिरण का मतलब जानती हो कि जो रेडियंट आ रही है, जो भी लाइट आ रही है विकिरण, उसके बारे में बात हो रही है। तो ब्लैक बॉडी की एक आदर्श पिंड है। ब्लैक बॉडी एक ऐसा आदर्श पिंड है। आदर्श का मतलब समझते हो ना, कि जो चीज है उसकी कंडीशन हो, उस कंडीशन को वो फॉलो करे। तो ये क्या था? ब्लैक बॉडी एक आदर्श पिंड था, और वो क्या कर रहा था? विकिरण को अवशोषित भी कर देता था और उत्सर्जित भी करता था, और उसी को हम लोग क्या कह रहे थे? ब्लैक बॉडी कह रहे थे। ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में है, और जो कि आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अच्छा, ये ब्लैक बॉडी होती क्या है। अब देखिए, कृषिका विकिरण क्या होता था जाने थे, लेकिन इसमें दिया क्या है उसको देखते हैं। बोला गया कि ब्लैक बॉडी एक आदर्श है ना, एक आदर्श है जो सभी आवृत्तियों के विकिरण, मतलब कि जिनकी कोई भी आवृत्ति हो, वो उस आवृत्ति से आ रही। आवृत्ति तो समझ में आ रहा था ना कि क्या हो रहा था। तो विकिरणों का उत्सर्जन और अवशोषण करता है, मतलब वो विकिरण को उत्सर्जन भी कर सकता है और अवशोषित भी कर सकता है, अवशोषण भी करता है। इन पिंडों द्वारा उत्सर्जित विकिरण को ब्लैक बॉडी कहलाता है। जब वो अवशोषित करेगा तभी उनसे क्या होगा? उत्सर्जित विकिरण होगी। या तो जब क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा तब भी। और उस बॉडी को क्या कहा गया? ब्लैक बॉडी विकिरण कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो ये आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता और आवृत्ति तापमान पर निर्भर करती है। मान लीजिए कोई तापमान दिया गया है, उस तापमान पर यह बोला जा रहा है कि उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता और आवृत्ति तापमान पर निर्भर करती है। अगर तापमान बढ़ाया जाएगा तो उसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ने लगेगी, तापमान घटाया जाएगा तो ऐसा होने लगेगा। फिर बोला जा रहा है निर्भर करती किसी दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंग दैर्ध्य के घटने के साथ बढ़ती है। तरंग दैर्ध्य घटेगा तो उसकी आवृत्ति क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तीव्रता यहाँ पे क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। क्या करते हैं हम लोग? ऐसे देखो, डायग्राम के थ्रू बना देते हैं। यहाँ पे क्या होता था बेटा? ऐसे मान लो तुम्हारा कुछ भी है, टेम्परेचर वगैरह है, ठीक, इंटेंसिटी जिसको भी बोल सकते हो। फिर यहाँ से जब क्या किया गया कि आवृत्ति को शुरू की गई, तो ऐसे निकला, ऐसे हुआ। ठीक, जैसे ही तीव्रता यहाँ पे टेम्परेचर का रोल हुआ, तो ये ऐसे होने लगा। ये आपके दिया गया होगा, आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, ये आपके वहां पे दिया गया होगा बुक में, आप देख चाहो तो देख सकते हो ऐसे करके। ऐसे आपका बना रहता है। इसको हम लोग कह रहे हैं T2, इसको कह रहे हैं T1। तो T2 हमेशा क्या होगा बेटा? ग्रेटर होगा। किसके कंपेयर? T1 से। ये होती है इसका ग्राफ की तरह हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की। हेडिंग क्या बनाएंगे? प्रकाश विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब ये क्या होता है? यहाँ पर आप बोल सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब प्रकाश या विद्युत प्रभाव ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कोई भी आपका क्या होता है, कोई भी एक प्रकाश की आवृत्ति है, और एक आपके पास एक धातु है। क्या है बेटा? एक धातु की प्लेट है, और उस पे क्या करवाइए? विकिरण, है ना। उसपे विकिरण को आपतित करवाइए, और आप देखेंगे कि जब विकिरण आपतित होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। वहां से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कह रहे हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। और ये जानिए कि किसके प्रेजेंस में हो रहा है? प्रकाश के, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ये बातें समझ में आ रही है ना? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हो रहा है?
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश को किसी धातु पर, जब लिखिएगा, जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश किसी धातु पर, किसी धातु पर, धातु पर आपतित कराने, आपतित क्या होगा बेटा, आपतित कराने की अनुमति दी जाती है, तो आपतित कराने की अनुमति, अनुमति दी जाती है, तो क्या करेगा, अनुमति दी जाती है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का, है ना, यहाँ पे लिखिएगा इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को, ये जो पूरी घटना हो रही है इसको कहते हैं, इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक, इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बताएंगे कि अच्छा ये हो क्या रहा है, तो आप बोलोगे जैसे जैसे हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे ना, रदरफोर्ड या थॉमसन में पढ़ा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक टेस्ट ट्यूब ले रहे थे, और वो क्या था, वैक्यूम था टेस्ट ट्यूब ना, जिसमें कोई भी गैसेस नहीं थी, मतलब उसमें अक्रिय गैसें भरी गई थी ना, अक्रिय गैसें जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि आप क्या लीजिए, एक ऐसे ही करके एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ठीक, और उसमें क्या करो बेटा, एक बैटरी से जोड़ दो, जैसा सेम वहां पे किया था, एक प्लेट लगा दो, कौन सी प्लेट होगी, ये धातु की प्लेट होगी, और यहाँ पे सपोज करो कि ऐसे दो वायर करके जुड़ गए हैं, है ना, बैटरी के थ्रू एक दो वायर करके यहाँ पे जुड़े गए हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप कोई भी प्रकाश की विकिरण की आवृत्ति इस प्लेट पे डालती हैं, जब इस प्लेट पे डालेंगे तो ये यहाँ से क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा। ये उसी चीज को बोला जा रहा है कि जैसे उस पे क्या पड़ी, सनलाइट पड़ी, प्रकाश पड़ा, विकिरण उसकी पड़ी प्लेट पे धातु के, तो यहाँ से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है। लेकिन ये कब कर रहा है बेटा, ये उत्सर्जन कब कर रहा है, आप बोल सकते हो कि एक निश्चित आवृत्ति पर, क्या बोलोगे कि एक निश्चित आवृत्ति होगी, निश्चित का मतलब समझ में आ रहा है, निश्चित आवृत्ति होगी, निश्चित आवृत्ति को हम लोग जिसको कहते हैं वी नॉट, है ना, या फिर आप म्यू नॉट भी बोल सकते हो, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे कहते हैं। और जिसको हम लोग कहते थे देहली ऊर्जा, जिसको क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, देहली ऊर्जा कहते हैं। अब ये देहली ऊर्जा क्या होती है, जब धातु की प्लेटों पर आवृत्ति होती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कि देहली ऊर्जा। मतलब ये देहली ऊर्जा क्या हो रही है कि जब इस पे धातु पे, है ना, जब इस धातु पे आवृत्ति होती है, विकिरण जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे देहली ऊर्जा। अब यहाँ पे कंडीशन बोला गया है कि निश्चित बोल दिया गया कि जब तक तुम निश्चित आवृत्ति का नहीं दोगे, उससे कम भी दोगे तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन क्या करेगी, जो ऊर्जाएं हो रही है वो गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाएंगी। यहाँ से इसीलिए बोला जाता है कि निश्चित, ठीक है, निश्चित आवृत्ति का तुमको देना पड़ेगा, क्या, उसको विकिरण। जब तक आप निश्चित आवृत्ति को नहीं दोगे, ये तुमसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि देहली ऊर्जा क्या है, देहली ऊर्जा बोलोगे कि देहली ऊर्जा वह है जब एक निश्चित आवृत्ति के किसी धातु पे विकिरण डाला जाता है तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करे, जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे देहली ऊर्जा कहेंगे, अन्यथा देहली ऊर्जा उसको हम लोग नहीं कहेंगे। ये बातें समझ में आ रही है ना, ये बेटा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स में ये आपसे पूछ जाएगा कि विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव कैसे, इसको और सरल भाषा में जानना है तो हमारे घरों में जो सोलर लाइट का जो यूज होता है, अब वहां से किरण आ रही है, प्रकाश की बन रही है, आ रही है,
और तुम जानते हो कि जो पूरा प्लेट बना होता है वो मेटल का ही होता है ना, वो किसका होता है, मेटल का ही होता है। तो वहां से क्या किया जाएगा, उस पे जब जाल डाला जाता है, अब मान लो वहां पे भी, अब ये भी सवाल उठ रहा होगा कि मैम क्या वहां पे निश्चित होगा, बिल्कुल निश्चित होगा। मैंने क्या कहा था, निश्चित से कम आएगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करेगा, अगर निश्चित से ज्यादा आ रहा है तो अपने काम भर का लेगा और बाकी सबको क्या करेगा, गतिज ऊर्जा में रिफ्लेक्ट कर देगा, गतिज ऊर्जा में इसको छोड़ देगा। ठीक है, तो वहां पर यहाँ पर भी वही चीजें हो रही है। और जैसे ही आपके घरों में जब सोलर पैनल लगा होता है, सोलर लाइट की व्यवस्था, तो उसी चीज की वो घटना को दर्शाया जाता है यहाँ पे, प्रकाश विद्युत का प्रभाव। तो ये समझ में आ रहा है प्रकाश विद्युत का प्रभाव, इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में अवलोकन। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में अवलोकन क्या क्या होता था, क्या क्या हमें मिला देखने को, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, केवल कुछ न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश के फोटोन, जिन्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मतलब देहली ऊर्जा। ये कौन है बेटा, देहली ऊर्जा। अब देहली ऊर्जा आप जान ही गए हो, है ना, कि बोला जा रहा है कि किसी निश्चित, है ना, बोला जा रहा है कि जब कोई निश्चित विकिरण या निश्चित फ्रीक्वेंसी के जब विकिरण है किसी भी मेटल्स पे जब डाले जाते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगे। जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा तभी उसे हम लोग कहेंगे देहली ऊर्जा, और जिसको बोला क्या गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, इसे म्यू नॉट से कहते हैं। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव वो लोग क्या करेंगे, पैदा कर सकते हैं। विभिन्न धातुओं के लिए म्यू नॉट का मान भिन्न भिन्न हो सकता है। मान लीजिए कल को यहाँ पर आप कोई और धातु लगा दीजिए, सिल्वर ले लिया, कभी गोल्ड ले लिया, कभी आयरन, ये सारी चीजें अगर धातुएं अगर अलग अलग लगा रहे हो तो उनकी क्या हो सकती है, धातुओं के लिए फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ये मान भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे, उसमें से कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ थोड़े से होंगे, कुछ और कम होंगे, तो मुझे उनके समझाने का तरीका अलग अलग होगा, उनको पढ़ाने के लिए मुझे अलग अलग आवृत्ति मतलब की फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी। यहाँ पर उसी तरह इसको भी बोला जा रहा है कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट की मेटल ले रहे हो तो उसमें क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जा रही है। ठीक है, ये बात वही बोली जा रही है। अब बेटा यार फोटोन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, परेशान नहीं रहो। फिर उत्सर्जित, नेक्स्ट पॉइंट ये बोला जा रहा है कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा सीधे टकराने वाले फोटोनों की आवृत्ति, है ना, आवृत्ति के समानुपाती होता है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे वो क्या होंगे, समानुपाती होंगे। कौन, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और फोटोनों की आवृत्ति आपस में समानुपाती होंगे, उनकी तीव्रता से काफी स्वतंत्र होंगे, उनकी तीव्रता से काफी वो लोग क्या होंगे, अलग होंगे, स्वतंत्र होंगे। धातु की सतह से प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रहार करने वाले फोटोनों या विकिरणों की तीव्रता पे निर्भर नहीं करता, है ना। धातु के सतह से पर सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन निकल रही है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निकल रही है वो फोटोनों और विकिरणों की तीव्रता पे क्या करता है, निर्भर करता है, न कि उनकी आवृत्ति पे। वो क्या करेगा, फोटोन जितना निकल रहा है, जितना विकिरण निकल रही है, उनकी तीव्रता पे वो निर्भर करेगा, न कि उसकी आवृत्ति पे, न कि क्या कर रहा है, उसकी आवृत्ति पे कर रहा है। ये बातें समझ में आ रही है ना, मतलब कि जब हम क्या कर रहे हैं किसी मेटल पे क्या करेंगे, जब निश्चित क्या करेंगे उस पर विकिरण डालेंगे तभी तो वो क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। ये चीजें यहाँ पे समझाई गई है कि उनकी आवृत्ति पे निर्भर नहीं करेगा, उनकी तीव्रता पे निर्भर करेगा, किसके, प्रोटॉनों और विकिरणों की तीव्रता पर निर्भर करेगा। ये बातें समझ में आ गई हो। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या। अब हेडिंग क्या बनाइएगा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या। ये व्याख्या कहाँ से हुई, कहाँ से कैसे ये शुरुआत हुई, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या ये कहाँ से आया, ये बेटा आया था 1905 में। कौन दिया था, आइंस्टीन फ्लैंक ने, के क्वांटम सिद्धांत से उपयोग करके ये प्रभाव आपको दिखाया गया। इस प्रभाव में कई सारे भी इसके भी पॉइंट हैं, उस पॉइंट को भी हम लोग जानेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या क्या थी? तो यहाँ पे बोला गया कि आइंस्टीन 1905 ना 1905 प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के विभिन्न बिंदुओं की व्याख्या की। आइंस्टीन ने किसके सिद्धांत का उपयोग किया था? प्लैंक के क्वांटम ठीक सिद्धांत का। अब ये प्लैंक का सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, परेशान नहीं रहिए। यहाँ पे जो प्रभाव दिया उसमें क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रिक केवल तभी उत्सर्जित होते हैं जब आपतित प्रकाश की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, यहाँ पे जहाँ पर निश्चित लग जाए तो यहाँ पे हमेशा समझिएगा देहली आवृत्ति की बात हो रही है, ठीक है, आवृत्ति होती है। यहाँ पे याद हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है? निश्चित न्यूनतम आवृत्ति मतलब देहली आवृत्ति की बात होती है, ठीक। फिर यहाँ पे यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति V थ्रेशोल्ड आवृत्ति से अधिक है तो मतलब देहली ऊर्जा की बात हो रही है, देहली आवृत्ति अधिक है तो अतिरिक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रदान कर देती है। मतलब जब उसकी प्रकाश की जो आवृत्ति है वो क्या हो रही है? थ्रेशोल्ड से मतलब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक हो रही है तो वो क्या करेगा? उस ऊर्जा को क्या कर देगा? गतिज ऊर्जा के रूप में प्रदान कर देगा। ये मैंने पहले बताया था कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी मेटल पे आप प्रकाश की आवृत्ति डाल रहे हो, अगर वो आवृत्ति कम हो रही है तब भी वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन नहीं करेगा। अगर वो आवृत्ति निश्चित है तो वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करेगा, या उससे अधिक है तो वो अपने काम के लिए बस लेगा और उसको क्या कर देगा? बाकी को ट्रांसफर कर देगा। किस रूप में? गतिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारी 4 रोटी खाने की भूख है, मैं तुमको क्या कर दूं? 2 दूं, तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि अभी पेट नहीं भरा है। जब मैं तुम्हें 5 दे दूंगी, है ना, 5 रोटी खाने की क्षमता है तो मैंने 5 दे दिया तो ठीक है, चलो एकदम पेट भर गया। लेकिन जब मैं उससे अधिक दूंगी तो क्या करोगे तुम? बाकी अपने हिसाब से खाओगे, बाकी छोड़ दोगे, नहीं खाओगे। तो वही हाल यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक। यहाँ पे यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, सॉरी ये हो गया, फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है? प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर अधिक इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जित होती है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश की तीव्रता आप बढ़ा दीजिए, आप प्रकाश बहुत तेज से स्पीड बढ़ा दीजिए उसकी, ठीक है, फिर भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बढ़ाने पर अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो अधिक उत्सर्जित होंगे लेकिन ऊर्जा में उनके कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उनकी जो ऊर्जा थी वही ऊर्जा होगी। अब मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो बेटा, इसमें क्या है, आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बार बार, और चीजों को रटना भी पड़ेगा थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं कोई ऐसी चीज दे दूं कि जिससे एकदम आपके दिमाग में भर जाए, नहीं, आप इसको बार बार पढ़ोगे, नोट्स बनाओ, बार बार पढ़ो, ये याद हो जाएगा। और ये थ्योरेटिकल है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। बस यहाँ पे किस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, आवृत्ति है, क्या है, तीव्रता है, इन सारी चीजों का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक का सिद्धांत, ठीक। प्लैंक सिद्धांत को देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोला जा रहा है बेटा? इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को लगातार अवशोषित या जारी नहीं किया जा सकता। मतलब बोला जा रहा है, प्लैंक ने ये बोला था, ऊर्जा को ना तो हम लगातार उसको अवशोषित कर सकते हैं मतलब ले सकते हैं, और ना ही लगातार उनको दिया जा सकता है, ना तो उनको लगातार जारी किया जा सकता है, लेकिन यह छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित या जारी किया जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है? उत्सर्जित या जारी किया जा सकता है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? क्वांटा। मतलब सनलाइट की जब बात होती है, जब वो आती है तो वो पैकेटों के रूप में आती है। किसकी आती है? लाइट ऑफ बीम में से जानते हो ना, तो उसमें पैकेटों के रूप में आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटा कहा जाता है। प्रकाश के मामले में इस क्वांटा को फोटॉन के रूप में माना जाता है। जब प्रकाश का जब मामला होगा तो इस क्वांटा को हम लोग फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फोटॉन कहते हैं। फोटॉन प्रकाश की गति से चलता है। फोटॉन की ऊर्जा सीधे आवृत्ति के समानुपाती होती है ना। फोटॉन की ऊर्जा किसकी होगी? आवृत्ति के समानुपाती होगी। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? तो एनर्जी हो गई और उसके आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर ये चीजें लिखा जा सकता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग क्या रख रहे हैं? आप बोल सकते हो बेटा कि E इज इक्वल टू, यहाँ पर इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आप ये भी बोल सकते हो
यहाँ पर ऐसे, चलो ऐसे लिख दिया जाए, इसके लिए आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक, यहाँ पर ये हो जाता है। अब उसके बाद ये आपसे बोला जा रहा है कि एच क्या है बेटा, एच क्या है, इसमें फ्लैंक नियतांक है। एच क्या है आप लिख लो यहाँ पर, जहां एच फ्लैंक स्थिरांक आप बोल दो, स्थिरांक है। ठीक, जहां पर फ्लैंक क्या है, स्थिरांक है, और उसका मान कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मान 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, ये होता है उसका एच का मान है। ये समझ में आया ये कहाँ से आ रहा है कि फ्लैंक का सिद्धांत क्या था। उन्होंने ये बोला था कि ऊर्जा को ना तो हम लगातार अवशोषित कर सकते हैं, ना ही उसको जारी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उनको हम लोग किसके छोटे पैकेटों के रूप में, जैसे ऐसे क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे पैकेट हैं तो इसमें ऊर्जा पूरी इलेक्ट्रॉनों की इसमें से भरी होगी, उसके रूप में हम इन्हें कह सकते हैं, जिसे क्या कहा गया, क्वांटा कहा गया, जिसे उन्होंने क्या बोला था कि ये क्वांटा है। ठीक, और प्रकाश के मामलों में इन्होंने क्या बोल दिया, क्वांटा को फोटोन बोल दिया। प्रकाश के मामलों में इन्होंने क्या बोला, फोटोन बोल दिया। और इसकी गति कैसी है, प्रकाश की चाल की, ठीक है, सीधी एकदम होती है और आवृत्ति के समानुपाती होती है कि आवृत्ति बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ऐसी बातें हो रही है। तो यहाँ तक इसको नोट करिए। देखो बेटा, यहाँ पे बोर का मॉडल क्या था, बोर का मॉडल आपने जो 9th में पढ़ा वो बहुत छोटा सा था और सिंपल सी बात थी, उसमें इलेक्ट्रॉनों के भरने की बातें हो रही थी कि कैसे ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 1913 में नील्स बोर ने फ्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणु का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जिसके क्या है बेटा, मुख्य बिंदु है, लिख सकते हो कि इनके मुख्य बिंदु निम्न है, ये है। ठीक है, कौन है, परमाणु गोलाकार का होता है जिसका आकार कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक बात बोली गई है ना कि परमाणु कैसा होगा, गोलाकार होगा। ये रहा आपका परमाणु, उसका आकार कैसा है, गोलाकार, जिसका आकार इतना मीटर ये दिया हुआ है। संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में केंद्रित होता है। बोला जा रहा है कि इस परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो इसके यहाँ पर सेंटर में, केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते थे, नाभिक कहते थे। बात में समझ में आ रही है ना, नाभिक। ठीक, जिसे हम लोग बीच में का जो हिस्सा होता था उसे हम लोग नाभिक बोलते थे, इसे हम लोग क्या कहते थे, नाभिक, उसी को नाभिक ये कहा गया है। जिसका आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिसका आकार कितना होगा 10⁻⁻15 मीटर, इससे तो छोटा ही होगा ना, ये बात बोली गई। फिर वहां पे बोला गया इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल वृत्ताकार पथ में घूमता है। मतलब बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारा वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे घूमेगा। और उसने माना, किसने माना, नील बोर की बात हो रही, उन्होंने माना कि इलेक्ट्रॉन अनुमत पथों में अपनी क्रांति के दौरान ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते। बोला कि जब उनका एक अनुमत पथ हो जाता है, जब वो घूमने लगते हैं तो वो अपनी ऊर्जा का क्या करने लगते हैं, उत्सर्जित नहीं करते, ऊर्जा को नष्ट नहीं करते। ये कौन बात बोला था, नील बोर ने ये बातें बताई। फिर बोला गया कि केवल उन्हीं कक्षाओं की अनुमति है जिनका कोणीय संवेग कितना है, h/2π है ना, का विभिन्न गुणज है, जहां पर ये सारी चीजें लिखी गई है, जहां पर n क्या है, 1 2 3 4 एक कक्षक है, जानते ही हैं कि ऐसे ही हमारा क्या बना रहता है, ऐसे हमारा नाभिक होता है और इसमें कई सारे कक्षक होते हैं। ठीक बात बोली जा रही है बेटा। तो जहां पर n क्या होता था, 1 2 3 4 ऐसे करके आप जितना भी पढ़ते हो वो सारी चीजें इसमें यहाँ पर दी जाती है। दूसरी बात ये बोली जाती है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है तो वो अपनी कक्षा में चला जाता है। जैसे मान लीजिए जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है ऐसे और अपनी ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं तो अपनी कक्षा में चले जा रहे हैं। ठीक बात बोली जा रही है, वो अपनी कक्षा में क्या होने लग रहे हैं, चली जा रही है। और जब वो वापस आते हैं तो ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, जब वो निकलने लगते हैं तो ऊर्जा को उत्सर्जित करने लगते हैं। ठीक, और इसी की अवधारणा से हम लोग स्पेक्ट्रा के बारे में बातें करेंगे।
और इन्हीं के व्याख्या से कहाँ शुरुआत किसकी हुई थी? एक्सपेक्ट्रा की, जो कि एक्सपेक्ट्रा के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे क्या होता है। तो क्या ये सारी चीजें समझ में आ गई? थोड़ा सा बेटा टफ होता है, थोड़ा सा 9 से अलग होता है, लेकिन आप समझोगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपका काम क्या है? अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, उसको प्रैक्टिस करो। नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताना, फिर से हम समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।